टॉर्क डिस्कस कर रहे थे हम, और यहां से ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, आर दूरी पे है, आपने फोर्स लगाया है। ये जो फोर्स लगाया है, सुनेंगे ध्यान से बेटा, ये जो फोर्स लगाया है ये कुछ ऐसा है, इस तरीके से। और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय आर। दोबारा बोल रहा हूं मैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय आर। और फोर्स आपका ऐसे लगेगा इस केस में, तो ऊपर से देखेंगे, जब टॉप व्यू देखेंगे, ये आर है और ये एफ है, और इसका भी इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका आर ऐसे और एफ ऐसे बना सकते हो। वेक्टर में आप वेक्टर को विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। तो आर और एफ मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है, इनके बीच का एंगल थीटा है। फिर आपने कहा कि जो आर के अलोंग एफ कोस थीटा है वो घुमाने के काम नहीं आता है, और इसके जो परपेंडिकुलर है एफ साइन थीटा वो घुमाने के काम आता है। तो टॉर्क आपकी तीन बातों पर डिपेंड की थी। ये बताऊं पहले, टॉप व्यू समझ में आ रहा है क्या? है ना, ऊपर से देखेंगे तो आपका आर ऐसे और फोर्स ऐसे था, तो ऐसे ऐसे दिखेगा वो। ठीक है, टॉर्क कम्स आउट टू बी आर एफ साइन थीटा। लाइक यहां तक क्लियर है रवीश? आर एफ साइन थीटा है। इसी चीज को मैं लिख रहा हूं वेक्टर फॉर्म में, आर इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। बताओ लिख सकता हूं क्या? आर क्रॉस एफ क्या आ गया आपका? टॉर्क आ गया, क्योंकि आर क्रॉस एफ क्या होता है? आर एफ साइन थीटा, और साथ में एक आपका यूनिट वेक्टर एन कैप भी होता है। इस केस में आप बताएं, जो आर क्रॉस एफ करके टॉर्क की डायरेक्शन आएगी वो किस साइड आएगी? सोचे आराम से। हमने ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी सीख ली थी, तो अब यहाँ पे आप आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन से बताओ कि टॉर्क की डायरेक्शन किस साइड आएगी? नहीं, आप यहाँ पे बताएं इस केस में कि दरवाजे पे कैसे, ऐसे टॉर्क कैसे लगेगी? दरवाजा जब ऐसे घूम रहा है तो टॉर्क किस साइड लगेगी? ऐसे। आप कह रहे हैं बाहर की तरफ, कैसे निकाली आपने? दिखना नहीं है, आर क्रॉस एफ से निकालना है। बाहर। तीनों सहमत हैं? इनके खिलाफ कोई खड़ा हो? लाइक बताएं। मैं बताऊंगा। पहले ये बताएं, आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देखनी आती है? राइट हैंड थंब रूल से देख लें भाई। हमें टॉर्क की डायरेक्शन देखनी है, तो आपको आर क्रॉस एफ दो वेक्टर लेने पड़ेंगे। आप एक पेन और दे दें एक बार। ये खिड़की या दरवाजा ऐसे है, आर वेक्टर ऐसे है, एफ वेक्टर ऐसे होगा। इस आर को आगे शिफ्ट कर लो या एफ को। जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, दोनों की टेल एक ही पॉइंट पे होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने ऐसे बना लिया। ये क्या है? आर है ये क्या है? एफ है। आर क्रॉस एफ कैसे करते हैं? पहले लिखे हुए वेक्टर के ऊपर राइट हैंड रखते हैं और दूसरे की तरफ घुमाते हैं। जिस साइड अंगूठा आएगा वो आपकी आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन होगी। तो किस साइड आया? ऊपर की साइड आया। कैसे? हाथ ऐसे रखेंगे तो हाथ, ये उंगलियां ऐसे जाएंगी, इसकी तरफ गई नहीं, है ना। आपको हाथ ऐसे रखना है कि वो दूसरे की तरफ घूम पाए, ये ऐसे। ठीक है ना। तो आर क्रॉस एफ से जो डायरेक्शन आई वो आई आपकी ऊपर की तरफ। इस पर्टिकुलर केस में टॉर्क की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आई है। टॉर्क की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आने का कोई मतलब हुआ क्या? जब दरवाजा ऐसे घूम ऐसे रहा है और टॉर्क ऐसे लग रही है, कोई मतलब हुआ इस बात का? हुआ इस बात का मतलब, जो टॉर्क होती है ना, वो आपको एक्चुअल मोशन का सेंस नहीं देती, बल्कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन बताती है।
जैसे हमने देखा था ओमेगा में, आपको ध्यान हो, ओमेगा में क्या हुआ था, ओमेगा आपको पार्टिकल ऐसे घूम रहा है और ओमेगा ऐसे है, तो वो कुछ हमें फील नहीं आई थी। हमने कहा था फिर अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पता लग जाए तो सेंस ऑफ मोशन अपने आप पता लग जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जब आपकी टॉर्क की डायरेक्शन ये है तो टॉर्क की डायरेक्शन बताती है एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन। अगर खिड़की की रोटेशन की एक्सिस का पता लग गया कि इस एक्सिस के अराउंड खिड़की घूमेगी, तो डेफिनेटली ऐसे ही घूमेगी ना, ऐसे ही घूमेगी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पता होने के बाद हम एक्चुअल सेंस ऑफ मोशन बता सकते हैं। तो आप नोट डाउन करें, यहां तक कर लें पहले, फिर आर क्रॉस एफ से जो डायरेक्शन है इसके बारे में बताऊंगा। बस ये पॉइंट शायद ऐड करना होगा आपको, यहां तक तो कर रखा है। उसके बाद लिखें आप डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क gives us direction of axis of rotation, direction of torque gives us axis of rotation। ठीक है, अगली अगली बात लिखिए, एंड कर्ल ऑफ फिंगर्स, and curl of fingers gives us actual sense of motion, curl of fingers gives actual sense of motion। ठीक है, जैसे आपका इस केस में टॉर्क की डायरेक्शन क्या आई, ये, और जब ये आई तो उंगलियां कर्ल कैसे हो रही हैं, ऐसे। उंगलियों का कर्ल आपको देगा कि एक्चुअल मोशन किस साइड हो रहा है। डन। रविश आप परसों नहीं आए थे, मतलब एक दिन पहले नहीं आए थे क्या? तो अरे लिखने दे, लिखो फटाफट लिखो। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बाद, जैसे हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपको ध्यान हो, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में सबसे पहले हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ऐसे ही यहाँ पे जब भी आपका सवाल आए कि ये वाला ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर पॉइंट या एक्सिस के अराउंड घूम रहा है या नहीं घूम रहा, तो उसके लिए आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। वो आप 5 स्टेप याद भी करेंगे, समझेंगे, लिखें आप। नेक्स्ट टॉर्क का ही सब पार्ट है, हाउ टू राइट एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क। आप टॉर्क का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? पहला पॉइंट लिखें, आइडेंटिफाई एक्सिस ऑफ रोटेशन, आइडेंटिफाई एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेकेंड पॉइंट, आइडेंटिफाई पॉइंट ऑफ, आइडेंटिफाई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब भी आपको टॉर्क का एक्सप्रेशन लिखना है, सबसे पहले पहचानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट किस एक्सिस के अराउंड घूम सकता है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट था आपका कि किस पॉइंट पर आपका फोर्स लग रहा है, वो पॉइंट पहचानना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखें, ड्रॉ पोजीशन वेक्टर आर, ड्रॉ पोजीशन वेक्टर आर
of point of application of force of point of application of force from axis of rotation, from axis of rotation. Fourth, draw force vector F, draw force vector F. और पांचवा पॉइंट, टेक क्रॉस प्रोडक्ट, टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R and F. पांचों पॉइंट हैं जो हमने ये खिड़की वाला एग्जांपल किया है, इसमें समझ लें पांचों पॉइंट का मतलब क्या है। सबसे पहले आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को पहचान लिया। उसके बाद आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को पहचानो, कहां फोर्स लग रही है, यहां लग रही है जी। तीसरा, जिस एक्सिस के अराउंड रोटेशन हो रहा है वहां से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो R। चौथा, जिस साइड फोर्स लग रहा है उस F को आप ड्रॉ करो। जैसे यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये F बन गया, ये आपका R बन गया। 4 पॉइंट हो गए। और पांचवा, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। ये 5 पॉइंट स्टेप वाइज आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब इसके ऊपर करते हैं सवाल ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। दीवार पे एक आपका हिंज है, पाइवोट है, खूंटी है, उसे रोड लटकी हुई है। इसके अराउंड, कहने का मतलब ऐसे खूंटी है, ऐसे झूल सकती है रोड। F1, F3, F4, F2 रहेगा, चलो कोई बात नहीं, रहेगा तो ये लो F2। आपको ये बताना है कि कौन से फोर्स के कारण टॉर्क 0 है और कौन से फोर्स के कारण टॉर्क नॉन 0 है। हाँ जी, F5 आएगा, अच्छा F4 होगा। F1 के कारण टॉर्क 0 है, कैसे? आपको वही 5 पॉइंट अप्लाई करके देखना जो मैंने लिखवाया ना अभी, आप अप्लाई करके देखो एक बार कि कैसे 0 है। बताओ मोहन प्यारो। यस, यस, डेफिनेटली। एक्सिस पता है आपको, पता है जहां फोर्स लग रहा है पॉइंट पता है, पता है। एक्सिस से उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का आर वेक्टर ड्रॉ करना होता है, R 0 है,
आर जीरो है तो टॉर्क जीरो हो जाएगी, है ना। हालांकि आपको साफ साफ दिख रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के आप जहां पे वो टंगा हुआ है वहां पे फोर्स लगाओगे तो उस फोर्स से वो नहीं घूमेगा, है ना। इस बात की फील भी आ रही है और मैथमेटिकली आपने ये भी देख लिया कि आर जीरो है इसलिए टॉर्क जीरो होगा। ठीक बात। अब बताएं F5 का टॉर्क जीरो होगा क्या। पहले तो ये बताओ कि अगर कोई रोड ऐसे टंगी हुई है और आप फोर्स ऐसे लगाएंगे तो क्या घूमेगा, टॉर्क नहीं घूमेगी, रोड नहीं घूमेगी, टॉर्क जीरो होगा। पर वो मैथमेटिकली आप कैसे प्रूव करोगे कि ये टॉर्क जीरो है। जैसे अभी आपने बताया ना कि हाँ जी बेटा आर जीरो है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जीरो नहीं 180, किसके बीच में एंगल 180 हुआ, आर और एफ में, बहुत ही बढ़िया। आप देखें एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढ ली, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ढूंढ लिया। तीसरा पॉइंट क्या है, आर वेक्टर ड्रॉ करो, कर दिया। एफ वेक्टर ड्रॉ करो, कर दिया। एफ ऐसे है, आर ऐसे है, आर एफ साइन थीटा, साइन 180 इज जीरो, तो टॉर्क इज जीरो। ठीक है ना। आप जब भी इसका टॉर्क लिखेंगे F1 का टॉर्क जीरो क्यों है, क्योंकि आर जीरो है। F5 का टॉर्क क्यों जीरो है, क्योंकि एंगल 180 डिग्री है आर और एफ के बीच में। ये पूरी बात लिखेंगे आप। इसके बाद आप बता दें जो F3 है वो इस रोड को क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा। चलो आपको ये फील आ रही है कि क्लॉकवाइज घुमाएगा क्योंकि आप इस यहाँ फोर्स लगाएंगे ऐसे, तो ये ऐसे ही घूमना चाहिए, ठीक बात है। अब आप टॉर्क से डायरेक्शन लेके देखो क्या वो सेम डायरेक्शन में घुमा रहा है क्या। बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ टॉर्क फाइंड आउट वेदर योर प्रेडिक्टेड आंसर इज करेक्ट और नॉट। तुम हाथ ना नानू गड़बड़ कर लियो कदम नहीं हो जाओ थोड़ा। ठीक। आदित्य कुमार सही चल रहे हो, बताओ फटाफट, शाबाश। नहीं देखो मैं मान गया कि आपकी F3 के कारण जो है ये क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना। मैं पर कह रहा हूँ कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज करके आप सेम बात कैसे बताएंगे। रवीश जी बताएं आप। वैसे नहीं, वैसे तो सब पता लगता है, फिजिक्स में बताओगे ना। वो तो मान गए सारी बात आपकी। हाँ जी बताऊं क्या बच्चों, देख लें। 5 पॉइंट फॉलो करेंगे, एक्सिस ढूंढ ली, पॉइंट ढूंढ लिया, आर वेक्टर ड्रॉ कर लिया, एफ वेक्टर ड्रॉ कर लिया। इस पॉइंट पर आर वेक्टर ऐसे है, एफ वेक्टर ऐसे है, ठीक बना है। अब आप यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेंगे, बताए कैसे लेंगे। इस हाथ को ऐसे रखेंगे आर के नीचे, मतलब बोर्ड के अंदर जाएगा हाथ, आर पे आ गया, एफ की तरफ घुमाएंगे तो अंदर की तरफ अंगूठा आएगा। अंगूठा क्या देता है, टॉर्क की डायरेक्शन। अंगूठा बोर्ड के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इस एक्सिस के अलोंग है, इस एक्सिस के अलोंग अंगूठा है। अंगूठा ऐसे है और उंगलियां कैसे कर्ल कर रही हैं, ऐसे। उंगलियां अगर ऐसे कर्ल कर रही हैं तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। बात क्लियर है। ठीक है, तो आप इसमें भी लिखेंगे कि जो F3 के कारण मोशन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, बिकॉज आर क्रॉस एफ से जो डायरेक्शन आ रही है वो क्लॉकवाइज आ रही है। सिमिलरली आप बताएंगे F4,
एंटी क्लॉकवाइज बताएंगे यूज करके राइट हैंड थंब रूल की। हाँ ये देखो सर, इससे आप आर और एफ ड्रॉ करो वैसे जैसे मैंने किया है, और फिर आप वहां से हम्म। इस केस में आपको डायरेक्शन लेनी आनी चाहिए, आ गई है तो बता दें। पक्का? ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर तो आसान है सब यार, आप लोग तो सही में ही अच्छा कर रहे हैं। अगला सवाल लिखें, लिखें। अ फोर्स -10 k कैप, एक फोर्स है जो कि -10 k कैप है, एक्ट्स ऑन द ओरिजिन, एक्ट्स ऑन द ओरिजिन of the coordinate system, full stop. Find out the torque about the point 1 -1 0. Find out torque about the point 1 -1 and 0. यहाँ पे एक छोटी सी बात आप ऐड कर लें जो अब तक हमने पढ़ा है कि जो टोर्क है उसमें हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप एक्सिस के अराउंड ही ढूंढे किसी पॉइंट का रोटेशन, किसी पॉइंट के अराउंड भी वो बॉडी रोटेट कर सकती है ना। जब आपने 5 स्टेप लिखे है ना, सबसे पहले आइडेंटिफाई एक्सिस ऑफ रोटेशन, वहां पे आप साइड में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आइडेंटिफाई एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट अराउंड विच वी वांट टू राइट टॉर्क। आइडेंटिफाई पॉइंट अराउंड विच वी वांट टू राइट टॉर्क। हाँ मतलब एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं उसका हम, है ना, टॉर्क का एक्सप्रेशन हम लिखना चाह रहे हैं उस पॉइंट के अराउंड। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, वो पॉइंट के हिसाब से आर तय होगा एक्सिस की बजाय। करें ट्राई। नहीं, आंसर इसका 0 नहीं होगा आई थिंक। इसका आंसर है -10 आई कैप प्लस जे कैप। सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई द पॉइंट और एक्सिस अराउंड विच वी आर राइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क। तो आइडेंटिफाई पॉइंट करो, कौन सा है वो? हाँ जी, वो कौन सा पॉइंट है जिसके अराउंड आप टॉर्क लिख रहे हैं? ओरिजिन। पॉइंट ढूंढ लिया, मार्क करो उसको फटाफट। ये मार्क कर दिया जिस पॉइंट के अराउंड लिखना है। अब जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वो पॉइंट लिखो। यहाँ इसके अराउंड टॉर्क नहीं लिखना, आप सवाल पढ़ें एक बार। उसने बोला है ए फोर्स -10 k कैप एक्ट्स ऑन द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओरिजिन पर तो फोर्स लग रहा है। फिर लिखा है फाइंड द टॉर्क अबाउट द पॉइंट -1 1 और 0। -1 1 और 0 के अराउंड टॉर्क लिखना है। आर यू गेटिंग? देखो आप लैंग्वेज पढ़ो सवाल की। उसने बोला है फोर्स ऑफ -10 k कैप एक्ट्स ऑन द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओरिजिन पे तो फोर्स लग रहा है, हमें पहले ढूंढना होता है किस पॉइंट के अराउंड हम टॉर्क लिखना चाह रहे हैं। तो पॉइंट कौन सा है? वो नेक्स्ट लाइन में लिखा है फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट विच द फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट द पॉइंट 1 -1 0।
तो आप यहाँ पे देखें x1 y-1 और z0, तो z लेने की जरूरत नहीं है, इस पॉइंट के अराउंड टॉर्क लिखना है आपको, और फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। तो आप अब आर वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। सवाल मुश्किल नहीं है पर कॉन्सेप्चुअल है। स्टेप्स फॉलो करो, हो जाएगा, 5 स्टेप्स फॉलो करो, बिल्कुल होएगा। बताऊं क्या? देख लो बेटा, देख लो, इस पॉइंट के अराउंड हमें टॉर्क लिखना है। पहला पॉइंट, हमने पॉइंट ढूंढ लिया जिसके अराउंड टॉर्क लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, फोर्स कहाँ लग रहा है, बताओ कहाँ लग रहा है, ओरिजिन पे, ये ढूंढ लिया। थर्ड पॉइंट, हाँ हमें पोजीशन वेक्टर आर आर ड्रॉ करना होता है, आइदर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन या फ्रॉम पॉइंट अराउंड विच वी आर राइटिंग टॉर्क। तो इस पॉइंट के हिसाब से इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया, आर आ गया। एफ किस साइड है, एफ क्या बोला है, -10 के कैप। यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड किस साइड होगा, जेड इस साइड होगा, और फोर्स किस साइड लग रहा है, -k कैप में। तो फोर्स आपका ऐसे लग रहा है अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर परपेंडिकुलर, तो एफ ऐसे लग रहा है। आर ड्रॉ कर लिया, एफ ड्रॉ कर लिया, अब आपको निकालना है उसका टॉर्क। टॉर्क इज बेसिकली आर क्रॉस एफ। और इसमें पहले ये बताएं, ये जो आर वेक्टर है ये आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ दे रखा है इस पॉइंट का कि कोऑर्डिनेट्स 1 -1 0, तो क्या आप आई कैप माइनस जे कैप लिखेंगे इसको? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इस आर वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं आई कैप प्लस जे कैप इस टाइप से, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? अच्छा सिंपली आप तो ये बता दो मुझे, अच्छा ये बताओ आप मुझे पहले, आप कह रहे हैं ये आर वेक्टर बनेगा आई कैप माइनस जे कैप, ऐसा करें? गलत है, देखते हैं कैसे। आप मुझे बताओ, 3 यहां कोई कोऑर्डिनेट है 3 2, इसका अगर मैं पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना चाहूं तो ये कर दिया। अगर उसको लिखना चाहूं तो आर वेक्टर क्या लिखूंगा, 3 आई कैप अगर यही वेक्टर ऐसे हो जाए तो हमने क्या किया है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदली है, डायरेक्शन बदली है तो नेगेटिव हो जाएगा वेक्टर। तो इस केस में जो ये आर नया बना, ये आर आपका -3 आई कैप -2 जे कैप हो जाएगा। अगर आप इस पॉइंट का लिखते आर वेक्टर तो आपने ठीक लिखा है, लेकिन ये तो उसका उल्टा हुआ,
तो क्या आर वेक्टर इस केस में माइनस आई कैप प्लस जे कैप हुआ क्या? ये बात समझ में आई तभी यहां बढ़ना पक्का, ठीक। और फोर्स वेक्टर आपको पता है -10 के कैप है। आपको आर और एफ दोनों इस फॉर्म में पता हो तो टोर्क निकालने का क्या आसान तरीका आपके पास अवेलेबल है? मैट्रिक्स मेथड, है ना। अगर आपको दोनों आर और एफ इस फॉर्म में पता है तो आप मैट्रिक्स बनाओ, आंसर सोल्व करो, करो शाबाश। हाँ जी बेटा, हाँ ये आपका आंसर कहाँ लिखा था, ये रहा। हो गया बेटा, बताना है क्या? रविश कुमार बताना है, लायक बताना है, पूछ लिया अगर कोई दिक्कत नहीं है। पर देखो पूछने की हिम्मत कब आएगी? पूछने की हिम्मत तब आएगी जब आप पढ़ के आओगे, सिंपल सी बात है। हाँ ट्राई करो, करना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। ये दो रस्सियां हैं, इनसे आपने एक रोड लटका रखी है, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ पे एक 40 kg का वेट लटका रखा है, और ये भी रस्सी आपकी। इस रोड का मास जो है वो 20 kg है। कंप्लीट लेंथ इसकी L है, और ये डिस्टेंस जहां पे लटका रखा है वो L/4 है। एंड दिस होल थिंग इज इन इक्विलिब्रियम। अब एक बात ध्यान रखना, अभी तक हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते आए हैं जहां पर F नेट 0 हो। अब हम उसको एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं।
जहां जिस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स एज वेल एज नेट टॉर्क जीरो हो तो वो आपका इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि अगर नेट टॉर्क जीरो नहीं हुआ तो वो आपका सिस्टम घूम रहा होगा। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि घूम नहीं रहा है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है एफ नेट भी जीरो होगा और टॉर्क नेट भी जीरो होगा। तो आप चाहें तो लिख लें इक्विलिब्रियम, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में है और उसका मतलब है एफ नेट भी जीरो है और टॉर्क नेट भी जीरो है। इस सवाल में हमें निकालना क्या है? इस सवाल में हमें निकालना है फाइंड आउट टेंशन इन थ्रेड ए एंड फाइंड आउट टेंशन इन थ्रेड बी। ये आपको निकालना है। सवाल क्लियर है? हिंट सुन लें कैसे करेंगे। दो इक्वेशन बनेंगी, एक नेट फोर्स की जीरो और एक नेट टॉर्क की जीरो इक्वेशन। नेट फोर्स का मतलब है आप इस रोड को कंसिडर कर लो। अगर रोड को कंसिडर करोगे तो एक फोर्स ऊपर लगेगा टेंशन का टी ए, एक इस साइड लगेगा टी बी, एक सेंटर में इसका खुद का एम जी लगेगा और एक इसका भी लगेगा। ये चार फोर्स लगेंगे, ऊपर नीचे के फोर्स बराबर होंगे, आपका नेट फोर्स जीरो है क्योंकि। एक बात। दूसरी बात, नेट टॉर्क जब निकालेंगे, जब आपकी बॉडी कंप्लीटली रेस्ट में है, किसी पॉइंट या एक्सिस के अराउंड रोटेट नहीं कर रही, सुनेंगे बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपकी बॉडी कंप्लीटली रेस्ट में है, कहीं घूम नहीं रही है, तो आप अपनी चॉइस के पॉइंट के अराउंड टॉर्क लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि घूम तो रही नहीं है। हमें होता है आइडेंटिफाई करना होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे घूम रही ही नहीं है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ही नहीं, तो हम अपनी चॉइस का पॉइंट या एक्सिस मान सकते हैं कि इसके अराउंड हम टॉर्क जीरो लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं इसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड, अगर मैं टॉर्क का एक्सप्रेशन लिखूंगा इसके सेंटर के अराउंड, तो सेंटर पे एम जी लगेगा, एम जी का टॉर्क जीरो हो जाएगा क्योंकि उसी पॉइंट से पास कर रहा है। इस वाले फोर्स का टॉर्क बचेगा, वो इसको इस साइड घुमाएगा, इस वाले का टॉर्क इसको इस साइड घुमाएगा, इस वाले का इस साइड घुमाएगा। तो जो टॉर्क उसको एक साइड घुमा रहे हैं और दूसरे जो दूसरी साइड घुमा रहे हैं वो दोनों बराबर हो जाएंगे। करके दिखाऊं, एक बार ट्राई करेंगे, करके दिखा देता हूं। देखो भाई, सबसे पहले हम लगा रहे हैं एफ नेट का कॉन्सेप्ट। इस रोड के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लग गए टी ए टी बी, नीचे लग गया उसका एम जी खुद का। ये जो ब्लॉक 40 किलो का लटका हुआ है, ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, देखें ध्यान से, हाँ इसका एफबीडी बनाऊं तो ये 400 न्यूटन नीचे लगेगा वेट का, हाँ जी, और ऊपर ये रस्सी का टेंशन लगेगा, और रेस्ट में है तो बराबर रहेगी टेंशन, तो वही टेंशन नीचे भी लग रही होगी। तो इसका मतलब क्या, मैं यहां पर सिंपली 400 न्यूटन लिख दूं, है ना। आप चाहें तो यहां भी डायरेक्टली 200 न्यूटन लिख सकते हैं क्योंकि उसका वेट है वो। बस आपको लिखते वक्त ये ध्यान होना चाहिए कि ये क्यों आया है और ये क्यों आया है। ये उस रोड के खुद के वेट के कारण आया है, और ये वाला उसने ये ब्लॉक को होल्ड कर रखा है उसके कारण आया है। अगर ये मूव नहीं कर रही रोड तो नेट फोर्स जीरो रहेगा। तो टी ए प्लस टी बी इज इक्वल्स टू 600 न्यूटन, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद इस सवाल को मैं एक तरीके से मतलब एक पॉइंट के अराउंड टॉर्क लिख के दिखा रहा हूं, एक के अराउंड आपको लिख के दिखानी है। मैं इस सेंटर पॉइंट के अराउंड टॉर्क लिख रहा हूं, तो आप मुझे ये बता दें इस वाले फोर्स का टॉर्क इसको ऐसे घुमाएगा, इस वाले का टॉर्क ऐसे घुमाएगा, मतलब सेम डायरेक्शन में घुमाएगा, और इस वाले का टॉर्क इसको ऐसे घुमाएगा। ठीक बात है, ये सेंस आपको आ जानी चाहिए। ठीक, अब हम इस पॉइंट के अराउंड हर चीज का अलग अलग टॉर्क लिखेंगे। इसका बताओ इस वाले वेट का या इस वाले फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अराउंड कैसे हो, कितना होगा, कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट, आपने पॉइंट ये मान लिया। इसके बाद
पॉइंट जहां पे फोर्स लग रहा है ढूंढ लिया, आर वेक्टर ड्रॉ करेंगे, कर लिया, एफ ऐसे लग रहा है, परपेंडिकुलर है, कहने का मतलब आपका आर ऐसे है, टॉर्क क्या हो जाएगा, आर एफ साइन 90, साइन 90 इज 1, इसका मतलब आर इंटू एफ। हाँ ये सेंटर रहेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, ये L/4 है तो L/4 होगा। तो दिस फोर्स कितना है 400 न्यूटन इंटू L/4, तो टॉर्क ड्यू टू दिस विल बी 400 इंटू L/4। हाँ जी, हाँ वो कर लेंगे बाद में। इसका देखते देखते हैं इसका, अच्छा इसका टॉर्क इसके खुद के वेट का 0 क्यों हुआ, आप बताएं। R 0 है क्योंकि इस पॉइंट के अराउंड लिखना है आपको, फोर्स इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, तो R 0 हो गया, तो टॉर्क 0 होगा उसका खुद का। इसका देखते हैं, इसका हो जाएगा वही, ये R वेक्टर ड्रॉ कर लिया, F परपेंडिकुलर है तो आर एफ साइन 90 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो फोर्स कितना है TB, लेंथ कितनी L/2, TB L/2। ये दोनों मैंने ऐड क्यों किए हैं, क्योंकि इसका टॉर्क भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है इसके राउंड, और उसका टॉर्क भी ऐसे ही जा रहा है उसी डायरेक्शन में, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया। अब इस वाले फोर्स का टॉर्क देखते हैं, TA का TA इंटू दिस लेंथ हो जाएगा TA L/2। आराम से देख लें, नहीं समझ में आया तो पूछ लें, नहीं आया देखें। पहले ये बताएं, क्या ये वाला जो फोर्स है वो इस रोड को इस पॉइंट के अराउंड ऐसे घुमाएगा, अगर सिर्फ यही फोर्स होता अकेला तो क्या वो फोर्स इसको ऐसे घुमाता, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या ये वाला फोर्स भी उसको ऐसे ही घुमाता एंटी क्लॉकवाइज में। इसका मतलब इन दोनों के टॉर्क की डायरेक्शन सेम है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप आर क्रॉस एफ लेके देख भी सकते हैं। इसके कारण देखो आर ऐसे है तो आर क्रॉस एफ टॉर्क बाहर की तरफ है। इसका देखते हैं, इसमें आपका आर ऐसे है तो आर क्रॉस एफ टॉर्क बाहर की तरफ है, तो टॉर्क सेम डायरेक्शन में है इन दोनों का, किसका, इसका और इसका। अब देखते हैं इसका, इसकी फील भी आ रही है वैसे तो, कि इस पॉइंट के अराउंड अगर फोर्स ऐसे लगेगा तो उसको उल्टी डायरेक्शन में घुमाएगा। और वैसे आप देखें तो आप देखें आर ये है, एफ ये है, तो आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ, टॉर्क उल्टी डायरेक्शन में है। तो जैसे आपका दो कोई ब्लॉक रेस्ट कर रहा है किसी पे प्लेन सरफेस पे, तो mg और नॉर्मल बराबर होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर टॉर्क बराबर होने पड़ेंगे अपोजिट डायरेक्शन वाले। तो मैंने अलग अलग फोर्सेस का टॉर्क लिखा है, इसका टॉर्क लिखा 400 L/4, इसका टॉर्क लिखा TB इंटू L/2, और बराबर कर दिया क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड कर दिया, बराबर कर दिया इस वाले टॉर्क के। हाँ कि ना बताएं, लायक बात बनी कुछ, सही नहीं बनी, बन गई, कुछ कुछ बन गई है। अब इस इक्वेशन को फर्दर सोल्व करो और मुझे टी और टी भी निकाल के बताओ। यहाँ पे एल कट जाएगा, देखो एल कॉमन आए, कट जाएगा, सोल्व करें। हाँ
एक बात देखो आप ध्यान से बहुत, अगर ये वाला वेट ए वाले एंड की तरफ होगा ज्यादा तो कहां पर ज्यादा फोर्स लगना चाहिए? अगर ऐसे ही एक आपको डंडा दे दिया गया और उसके दो रस्सी बांध के आपको पकड़ा दिया गया इस साइड, एक आपको भाई को पकड़ा दिया गया और एक वेट बीच में लटका दिया गया है, तो तब तो दोनों के हाथ में सेम फोर्स लगेगा। अगर उस वेट को आपकी तरफ कर दें तो क्या आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना? तो वही ये भी शो कर रहा है, आप देखो टी ए ज्यादा आ रहा है 400 न्यूटन, वो कम आ रहा है। अब इसी सवाल को आप एक तरीके से और करेंगे, जैसे मैंने इस पॉइंट के अराउंड टॉर्क लिखी है, आप इस पॉइंट के अराउंड टॉर्क लिख के पहले वाली एक्सप्रेशन तो सेम बनेगी, दूसरे वाली में अंतर आएगा लेकिन आंसर सेम आएगा, फाइनल आंसर विल भी सेम। तो आप क्या करें, अभी टाइम है तो इसके अराउंड टॉर्क लिखें और सेकंड इक्वेशन बनाएं और फर्दर सोल्व करें। टाइम है? नहीं है? तो ठीक है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है? इस पॉइंट के अराउंड टॉर्क लिख के सेकंड एक्सप्रेशन बनाएंगे और फिर आप आंसर सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।